हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय पाठकों, श्रोताओं, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी भाषा एवं साहित्य ज्ञान में। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं पर आधारित रचनाओं का अध्ययन कर रहे थे। आज हम आत्मकथा जूठन का एक अंश का सारांश के रूप में प्रस्तुत करेंगे, जो बहुत ही मर्मस्पर्शी है। आप इसको पूरा सुनिए। मतलब आप खुद महसूस करेंगे कि आपके सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे साहित्यकार ने या अन्य लोग जो कैसे जीवन व्यतीत कर लेते हैं। और हम लोग आज जूठन जो आत्मकथा का एक अंश दे रखा है सिलेबस में, वो पढ़ेंगे और इसके पश्चात हम आत्मकथा के लेखक का जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो पढ़ेंगे तथा उनके जीवन परिचय पर भी प्रकाश डालेंगे। जैसा आप जानते हैं कि इनके लेखक, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो जूठन जो है आत्मकथा विधा की रचना है। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत रचना में लेखक ने दलित जाति के संघर्षों और कठिनाइयों का वर्णन किया है, जो साहित्यकार ने स्वयं बचपन में भोगा था और जब बड़े हुए हैं तब उन्होंने ये लिखा है। तब भी जब लिखा गया था तो भी स्थिति बहुत खराब थी, और जब वो छोटे थे तो और भी बदतर थी। आज के समय में समय बदल गया है तो स्थितियां भी बदल गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साहित्यकार ने जो भोगा था उसी का इसमें आत्मकथा में क्या होता है कि जो अपने बचपन से लेकर के जब तक जीवित होता है व्यक्ति, वो अपने सच्चाई लिखता है। वो उन्होंने उस पर ही आधारित लिखा है। उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से परे समता, न्याय और मानवीयता पर टिकी एक सामाजिक चेतना है। जूठन रचना का भारतीय साहित्य में अपना एक विशेष स्थान है। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई इनकी। इसका शीर्षक जूठन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव द्वारा सुझाया गया था। जब इन्होंने लिखा था उस समय इसका शीर्षक जो है राजेंद्र यादव जी ने सुझाया था। यह रचना भारतीय जाति प्रथा, सवर्ण मानसिकता और आरक्षण जैसे सवालों में को भी उठाता है। इस रचना में व्याप्त संवेदना और मार्मिकता के कारण प्रस्तुत अंश जो है जूठन का जो प्रस्तुत किया गया है अभी जो सारांश हम आपको सामने व्यक्त करेंगे उसका मन पर गहरा असर छोड़ता है। लेखक पहले जो बचपन की बातें याद करता हुआ लिखता है कि बरसात के दिन नरक से कम नहीं होते हैं, कम नहीं थे। गलियों में कीचड़ भर जाता था जिससे आना जाना कठिन हो जाता था। कीचड़ में सुअरों की गंदगी भरी रहती थी। लोग सुअर पाल रखे थे आसपास, जो बारिश रुकने के बाद गंधियाने लगते थे। लेखक के शब्दों में, महीनों रास्तों में कीचड़ पानी भरा रहता, पानी से निकल कर ही स्कूल जाना पड़ता। हमारी बस्ती के इर्द गिर्द जोहर ज़्यादा था, उनका पानी गलियों में भर जाता था। बस्ती में एक कुआं था, चंदा इकट्ठा करके उसको पक्का बना दिया गया था। कुएं की जगह मुंडेर काफ़ी ऊंची थी, फिर भी बरसात के दिनों में कुएं के पानी में लंबे लंबे कीड़े पड़ जाते थे। उस पानी को पीना मजबूरी थी। हम सब उस गंदे पानी को पीते थे। 1962 के साल में खूब बारिश हुई। बस्ती में सभी के घर कच्ची मिट्टी से बने हुए थे। कई दिन लगातार बारिश होने से मिट्टी के घरों में कहर बरप गया। हमारा घर भी जगह जगह टपकने लगा। जहाँ टपकता मैं बर्तन रख देता, वहाँ पर बर्तन में टन टन की आवाज़ आने लगती। ऐसी रात भर हम लोग जाग जाग कर ही बिता देते। कभी कभी अचानक ही छत में कोई बड़ा सुराख हो जाता, जिसे बंद करना बहुत कठिन काम था। कच्ची मिट्टी के मकानों की गीली छत
और दीवार पर चढ़ना किसी खतरे से कम नहीं होता था। ऐसे ही मूसलाधार बारिश की रात में हमारे घर की छत एक सुराख हो गया। छत पर चढ़ने का काम मुझे सौंपा गया, क्योंकि परिवार में सबसे कम वजन का मैं ही था। मेरे एक हाथ में बड़ा सा मिट्टी का ढेला, दूसरे हाथ में सुराख को ढूंढ रहा था। अंधेरे में पिताजी लगातार बोल रहे थे, मुंशी जी मिला गड्ढा। आखिर सुराख ढूंढने में सफल हो गया। ढेला रखकर उसे बंद ही कर रहा था कि सुराख बंद करके वापस लौटना मुश्किल हो गया। तेज बारिश में आंखें खुल नहीं पा रही थी और मेरा पैर फिसल गया। पर पिताजी की जो अनुभवी आंखें थी, उन्होंने देख लिया और मुझे मजबूती से संभाल लिया। मेरी चीख सुनकर माँ भी बाहर आ गई और मुझे सुरक्षित देख करके आश्वस्त होकर वो लौट गई। मैं ठंड से कांप रहा था। माँ ने चूल्हे के पास बैठा दिया। उस रात हमारी बैठक का एक हिस्सा गिर गया था। माँ और पिताजी एक पल के लिए भी नहीं सोए थे। बस्ती में कई मकान गिर गए थे। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सुबह होते ही बस्ती में भगदड़ मच गई। हर कोई सुरक्षित जगह खोज रहा था। बारिश अभी भी जारी थी। बच्चे खुचे मकान किसी समय भी गिर सकते थे। पिताजी सुबह होते ही तगाओं की तरफ चले गए। वे जल्दी ही वापस लौट आए और आते ही बोले, जल्दी करो, मामराज की बैठक खुलवा दी गई है। माँ ने जल्दी जल्दी सामान समेटा और हम लोग अपना घर का सामान सिर पर रखे बारिश में भीगते हुए मामराज की तगा में मामराज की बैठक में आ गए। मामराज तका की बैठक हमने अभी सामान रखा ही था कि हमारे पीछे पीछे 30-40 लोग और आ गए। इतने लोग एक ही बैठक में समा गए थे। सबसे बड़ी समस्या थी चूल्हा जलाने की। ईंधन किसी के पास था नहीं, जो था बारिश में भीग गया था। तगाओं के घरों में उपले मांग मांग कर हम लोगों ने उपले जलाए। बैठक में एक साथ 8-10 चूल्हे जलाए गए। चूल्हे क्या, बस 3-3 ईंटों के चूल्हे जोड़ दिए गए और जिनके ईंटें नहीं मिली वो पत्थर रख लिए। सांझ होते ही बैठक में अंधेरा गहरा गया। दिया किसी के पास नहीं था, ना ही कोई लालटेन, डिबरी लालटेन नहीं थी। चूल्हों में जलती उपलों की आग अंधेरे में लड़ने का असफल प्रयास कर रही थी। ऐसे वातावरण में हमारी रंजिशें भूलकर भी बस्ती के लोग एक छत के नीचे आ गए थे। उस रात माँ ने चने उबाले थे नमक डालकर। यही था उस रात का हमारा खाना। उस रात के चनों में जो स्वाद था, जो संतुष्टि थी, वैसी संतुष्टि मुझे 5 सितारा होटल में भी नहीं मिली थी। और अगले दिन सुबह से लेकर दोपहर तक कोई चूल्हा नहीं जला था। बरसात ने फाकों की नौबत पैदा कर दी थी। ऐसे दिनों में उधार भी नहीं मिलता। दर दर भटक कर कई लोग खाली हाथ आ गए। पिताजी भी खाली हाथ ही आ गए थे। उनके चेहरे पर बेबसी थी। पिताजी चुपचाप वापस आ गए थे। माँ को मामराज तका के घर से कुछ से चावल मिल गए थे, जिनसे थोड़ी राहत महसूस की गई थी। हम सभी ने वही चावल आज भरपेट खाए थे। और बस्ती के पास जुलाहों के घर थे। शादी ब्याह के मौके पर जब उनके घरों में दाल चावल बनते तो हमारी बस्ती के बच्चे बर्तन लेकर मार लेने वहां दौड़ पड़ते। फेंक दिया जाने वाला माड़ हमारे लिए गाय का दूध से ज़्यादा मूल्यवान था। कई बार जुलाहे डांट फटकार कर भगाने की कोशिश भी करते, लेकिन बच्चे बेशर्म होकर खड़े रहते। माड़ पीने का लालच उन्हें डांट फटकार से ज़्यादा प्रिय था। एक बार स्कूल में मास्टर साहब द्रोणाचार्य का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब ने लगभग रुआंसा होकर बताया, दुखी होकर, कि द्रोणाचार्य ने भूख से तड़पते अश्वत्थामा को आटा में पानी घोल कर पिलाया था, दूध की जगह। द्रोण की गरीबी का दारुण कथा सुनकर पूरी कक्षा हाय हाय करने लगी थी। यह प्रसंग द्रोण की गरीबी को दर्शाने के लिए महाभारत का व्यास ने रचा था। मैंने खड़ा होकर मास्टर साहब से एक सवाल पूछ लिया और पूछने की घृष्टता की कि अश्वत्थामा को दूध की जगह आटे का घोल पिलाया गया और हमें चावल का माड़। फिर किसी भी महाकाव्य में हमारा जिक्र क्यों नहीं? किसी महाकवि ने हमारे जीवन पर एक भी शब्द क्यों नहीं लिखा? उस मास्टर ने मुझे मुर्गा बना दिया। पढ़ाना छोड़कर बार बार मेरे चूड़े होने का उल्लेख कर रहा था। चूड़े के नाराज होकर बोला था, चूड़े के
तू द्रोणाचार्य से अपनी बराबरी कर ले रहा है। ले, तेरे ऊपर मैं महाकाव्य लिखूंगा। उसने मेरी पीठ पर सटाक सटाक छड़ी से महाकाव्य रच दिया। महाकाव्य आज भी मेरी पीठ पर अंकित है। भूख और असहाय जीवन के घृणित क्षणों में सामंती सोच का यह महाकाव्य मेरी पीठ पर ही नहीं, मेरे मस्तिष्क के रेशे रेशे पर अंकित है। अश्वत्थामा के प्रतिशोध की ज्वाला मैंने अनेक बार अपने जीवन में अपने भीतर महसूस की है, जो मेरी बेचैनी को और भी बढ़ा देती है। बरसों बरस चावल के मार से बनी सब्जी खाकर अपने जीवन के अंधेरे तहखानों से बाहर आने का संघर्ष किया है। मार पी पी कर हमारे पेट फूल जाते थे, भूख मर जाती थी। यही गाय का दूध था हमारे लिए, यही था स्वादिष्ट भोजन, यही था दारुण जीवन। उसकी दग्धता में सुलझ कर झुलस कर जिस्म का रंग बदल गया था। साहित्य में नर्क और सिर्फ कल्पना है। साहित्य में नर्क की सिर्फ कल्पना है। हमने इस साकार रूप में इसे जीते जी भोगा था। ग्राम जीवन की यह दारुण व्यथा ग्राम जीवन की यह दारुण व्यथा हिंदी के महाकवियों को भी छू नहीं सकी है। कितनी बीभत्स सच्चाई है यह। उस वर्ष बस्ती के ज्यादातर मकान गिर गए थे, जिन्हें खड़ा करने में महीनों लग गए थे। कोई अनुदान, कोई सहायता कभी उस बस्ती तक नहीं आई। बस अपने हाथों की शक्ति पर भरोसा था सभी को। टूटे फूटे घर फिर से खड़े हो गए थे। हर वर्ष यह कहानी बरसात में दोहरा दी जाती। बरसात के थपेड़े रहे सहे मकानों को भी जर्जर कर देते थे। तो विद्यार्थियों, ये आपका जो जूठन का एक अंश दिया है सिलेबस में, इसका अंत है। और आपने जैसा सुना और देखा कि इसके दृश्य आपने जो सुने वो हमारे रोंगटों को इतने मर्मस्पर्शी है कि हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं सुन के। उन्होंने जैसा जीवन जिया और अपनी आत्मकथा में जो वर्णन किया, आशा है आप लोग इसको सुनेंगे। और जो आपका पुस्तक में दिया है, लगभग हमने सब उसका निचोड़ दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मौका मिलता है तो आत्मकथा जो पुस्तक है जूठन, ये आप अवश्य पढ़िए। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं हम।